हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज विद मुनीश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। अरे क्या करूँ यार, फिर से अमित ने मीटिंग में बुला लिया। ये सेल्स मीटिंग पता नहीं, ये सेल्स मीटिंग फ्राइडे को ही क्यों करता है। हाँ बाबा, मैं निकल ही रहा हूँ। इस समय तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक ड्राइव करते करते अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। दीपक पिछले 4 साल से मुंबई में जॉब करते हुए अपनी वाइफ के साथ रहता था। वैसे तो दीपक की वाइफ अंजलि भी आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने मम्मी पापा के घर में पूना शिफ्ट हो गई थी। तो 2 महीने से दीपक हर फ्राइडे रात या फिर सैटरडे सुबह को मुंबई से पुणे के लिए निकल जाता था और फिर मंडे सुबह ही वापस लौटता था। पर उस फ्राइडे दीपक को ऑफिस में ही काफ़ी लेट हो गया। करीब 10:30 बजे वो ऑफिस से निकला और सीधा पूना के लिए निकल गया। उसने सोचा वहीं हाईवे पर रुककर किसी ढाबे पर डिनर कर लेगा। वो जल्द से जल्द मुंबई पूना हाईवे पहुंचना चाहता था, ताकि वहां से सीधा पूना 2-2.5 घंटे में पहुंच जाए। बस एक बार हाईवे पहुंच जाऊं, वहां से तो बस 2-2.5 घंटे लगेंगे। इस टाइम तो भीड़ भी नहीं होगी। उस रात मौसम काफ़ी अजीब था। आसमान बादलों की वजह से लाल था और बिजली भी कड़क रही थी, पर बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। क्योंकि वो बाप बनने वाला था, इसलिए इस बात से ही इन दिनों उसका मूड अच्छा रहता था। ऑफिस से हाईवे पहुंचने में उसे करीब 1-1.5 घंटा लगा। 12 बज चुके थे और उसकी गाड़ी अब हाईवे पर थी। हल्के से मुस्कुराकर दीपक ने गाड़ी के शीशे नीचे किए, गाड़ी का रेडियो ऑन किया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। रेडियो के गाने इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही थे। ठंडी हवा और गाने सुनते हुए वो 90 की स्पीड पे हाईवे पर ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि तभी उसने ब्रेक मारा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई स्पीड ब्रेकर उसके सामने आ गया, जो उसे अंधेरे की वजह से दिखा नहीं। गाड़ी साइड में लगाकर उसने जब देखा तो उसकी गाड़ी के नीचे खून लगा हुआ था। उसने आगे पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मोबाइल की लाइट से उसने ध्यान से देखा तो गाड़ी के निचले हिस्से में एक काली बिल्ली की खाल चिपकी हुई थी। वो समझ गया कि वो स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि एक काली बिल्ली थी, जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। बिल्ली की काली खाल, खून और उसकी पेट से चिपकी आंतड़ी देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर जो होना था वो तो हो चुका था। तभी दीपक का फोन बजा, पर दीपक इस बिल्ली वाले हादसे में उलझा हुआ था। उसने फोन नहीं उठाया। फोन उसकी वाइफ का था। उसके फोन की बेल लगातार बजती जा रही थी। गाड़ी को साफ करने के कारण दीपक ने फोन पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी हमेशा हाईवे पर पहुंचने के बाद उसकी बीवी अंजलि एक बार चेक करने के लिए फ़ोन जरूर करती थी। गाड़ी में बैठते ही दीपक को वहीं पास में एक आदमी दिखाई दिया। वो शायद कार या बस का ही इंतज़ार कर रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी कि दीपक जब गाड़ी के बाहर था तो उसने उस आदमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उस आदमी के पास एक लेदर का बैग भी था। दीपक ने गाड़ी उस आदमी के पास जाकर रोकी तो पता चला
कि वो भी पूना की बस के लिए इंतज़ार ही कर रहा था। वो आदमी दिखने में थोड़ा अलग था। उसकी उम्र तकरीबन 40-45 की होगी, पर उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वो कभी सीधे देखकर बात नहीं कर रहा था। उसकी गर्दन में गहरा सा निशान था और उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। उसके हाथ में एक सफ़ेद लाठी थी जो वो चलते समय इस्तेमाल करता था। उसके बाहिने पैर में कोई प्रॉब्लम थी। पहले तो दीपक उसे बिठाने में थोड़ा झिझका और फिर इतनी रात को उसकी हालत देखकर दीपक को उसके ऊपर दया आ गई। दीपक ने उस आदमी को पूना तक लिफ्ट देने को कहा। वो आदमी भी हल्का सा सर झुकाकर हाँ करते हुए दीपक के साथ ही आगे वाली सीट पर बैठ गया। रेडियो चल रहा था और हवा भी ठंडी चल रही थी। दीपक ने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी को फिर से हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। हाय, आई एम दीपक, और आप? उसने अपना नाम भरत बताया। दीपक ने पूछा कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कुछ खाने को आगे ढाबा है। वो भरत बोला, नहीं रुकना नहीं, कहीं नहीं रुकना। दीपक, ओह, मैं सोच रहा था कि डिनर, आपको क्या जल्दी पहुंचना है? क्या पूना में सब ठीक तो है? वो आदमी बोला, कुछ भी ठीक नहीं है। दीपक की हर बात का वह बस उल्टा सा या अजीब सा ही जवाब दे रहा था। दीपक को कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि भरत किसी चीज को लेकर परेशान है। पर एक बार फिर दीपक ने बात करने की कोशिश की। आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं भरत, है ना? वह बोला, गेम है, बोलो खेलोगे? दीपक ने कहा, ठीक है। हम एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे, पर जवाब में सच नहीं झूठ बोलना है। ये रूल है, यदि ये रूल तोड़ा तो उसकी सज़ा मिलेगी। दीपक, इंटरेस्टिंग, चलो खेलते हैं। तुम्हारा नाम? करण। और आपका? राघव। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और आप? पटना। कोई बुरी आदत है तुम्हें? कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। और आपकी क्या बुरी आदत है? खून पीने और मांस खाने के अलावा कोई बुरी आदत नहीं। काम क्या करते हैं आप? भूत, कुछ काम थोड़ी ही करते हैं। और तुम? मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तो भूत जी महीने का क्या कमा लेते हैं? कुछ नहीं। और तुम? 2 करोड़। दीपक हंसने लगता है। आपकी फैमिली में कौन है? एक बच्ची। और तुम्हारे परिवार में? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। दीपक का जवाब सुनकर जैसे भरत जोर से चिल्लाया और हंसा। उसका ये रूप देखकर दीपक को कुछ समझ में नहीं आया। ये छठा सवाल था, जो सच होना चाहिए था, झूठ नहीं। अब तुझे सजा मिलेगी। दीपक कहता है, अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्या सजा? तेरे पास में जिसकी फोटो होगी वो जाएगा। और भरत गंदी सी हंसी हंसने लगा। यानी तेरी बीवी? ये सुनते ही दीपक का पारा जैसे चढ़ गया और वो गुस्से में बोला, अबे ओ, तमीज़ से बात कर वरना यहीं उतार दूंगा। और तुझे कैसे पता कि मेरे पर्स में मेरी बीवी की फ़ोटो है? भरत हंसने लगा और बोला, तेरी बीवी जाएगी, या हो सकता है चली ही गई हो। फ़ोन उठाना चाहिए था ना। और भरत फिर गंदी सी हंसी हंसने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा फ़ोन? तभी दीपक के फ़ोन की घंटी दोबारा बजने लगी। क्या हो रहा है ये सब? अचानक उसने देखा कि भरत का चेहरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रेडियो पर एक हाथ मारा और रेडियो पर से दीपक के घर की आवाज़ आने लगी। रेडियो पर अंजलि की माँ रो रही थी। अंजलि, बेटा दीपक, अंजलि ने खिड़की से कूदकर जान दे दी।
तभी दीपक घबराते हुए, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है मेरी अंजलि को? अंजलि और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही ऊपरी मंजिल की खिड़की से कूदकर मर चुके थे। दीपक पूरे सदमे में जा चुका था और भरत, जिसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी, अब अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक ही बात बोल रहा था, मारा था तूने बेचारी उस बिल्ली को। दीपक कहता है, पर वो तो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही किया था। दीपक ने रोते हुए भरत से कहा, वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। हाईवे पर हर हादसे की सज़ा होती है। और ऐसा बोलने के साथ ही अपने दोनों हाथों से, जो कि पूरे हरे कंकाल जैसे हो चुके थे, दीपक के शरीर में हाथ डालकर एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया। दीपक का खून पूरी गाड़ी में फैल चुका था, सीट पर, शीशे पर, स्टीयरिंग पर और रेडियो पर भी। उसकी कटी फटी सी लाश को देखते हुए भरत फिर बोला, हाईवे का कोई भी हादसा पीछा नहीं छोड़ता और अपना बदला ले ही लेता है। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मुंबई में किराए का घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। मिन्नी की भी यही प्रॉब्लम थी। उसे अपना घर खाली करना था और वो अंधेरी के पास में ही एक 1 BHK ढूंढ रही थी अपने लिए। मिन्नी एक मॉडल थी, वो काफ़ी दिनों से घर ढूंढ रही थी, पर अभी तक उसे कुछ नहीं मिल रहा था। कितने सारे एजेंट से बात की, ऑनलाइन ढूंढा, मगर घर उसे मिलने से रहा। वो अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक दिन वो जब ऑडिशन देकर बाहर निकली, वो किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, तो गली में उसने देखा एक दीवार पर एक फिल्म का पोस्टर लगा हुआ निकल कर गिर रहा था। उसी पोस्टर के पीछे एक पुरानी सी पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था, किराए का घर चाहिए तो कॉल करें। मिन्नी ने उस नंबर पे अपने फ़ोन से फ़ोन किया। कॉल करने पर फ़ोन में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसने फ़ोन काट दिया और वापस घर चली गई। 3 दिन बाद उसे एक कॉल आया। ये कॉल उसी नंबर से था जिस पर उसने 3 दिन पहले कॉल किया था। मिन्नी को वो कॉल देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर भी उसने कॉल उठा ली। हेलो, मैं परेश भाई, आपको घर चाहिए ना? हाँ जी, मैंने ये नंबर एक पर्ची, एक घर है मेरे पास 1 BHK, देखने आ जाओ, ठीक 1 घंटे में। जी हाँ, मैं घर देख रही हूँ। तभी फ़ोन काट दिया। वापस कॉल करने पर फिर से फ़ोन में से बड़ी अजीब आवाज़ आने लगी। किसी ने कॉल नहीं उठाया। तभी उस नंबर से एक मैसेज आया। वो उस घर का एड्रेस था। मिन्नी थोड़ा घबरा गई। वह सोचने लगी कि ऐसे आदमी के बुलाने पर जाना सेफ होगा या नहीं, लेकिन उसने सोचा घर न मिलने से अच्छा है कि एक बार ये रिस्क लेकर भी देख लिया जाए। वो घर के लिए बहुत डिस्टर्ब भी थी। हिम्मत करके मिन्नी ऑटो में बैठकर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ी। उस एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा कि वो एक इंडिपेंडेंट घर था और समुंदर के बगल में ही था। वो बहुत ही सुंदर जगह थी और घर के पीछे की तरफ ही बीच और खुला समुंदर। पहले तो मिनी ने सोचा कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई है, लेकिन फिर वहां खड़े एक आदमी को हाथ हिलाते हुए देख सोचा कि वो ही परेश भाई हैं। देखने में तो परेश भाई साधारण से 40-50 साल के थे, पर पता नहीं मिन्नी को उन्हें देखकर कुछ अजीब लगा।
वो लग रहे थे जैसे एक लंबी नींद से बस अभी अभी उठे हों। मिन्नी जब गेट के पास पहुंची तो बिना कुछ कहे परेश भाई घर के अंदर चले गए। मिन्नी भी हिचकिचाते हुए उनके पीछे चली गई। घर को अंदर से देखकर मिन्नी दंग रह गई। बड़ा सा ड्राइंग रूम जिसमें छोटी सी बालकनी थी, अंदर एक बेडरूम, किचन और एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ बाथरूम। उस घर में कुछ चीजें पहले से ही थी, सोफा, बेड और कुछ अलमारी। घर में एक स्टोर रूम भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। परेश भाई, घर तो अच्छा है, लेकिन इतने दिनों से ये खाली क्यों है? परेश भाई कुछ देर के लिए मिन्नी को बस लगातार घूरते रहे। मिन्नी को समझ नहीं आया कि उन्होंने सवाल सुना भी है या नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो मिन्नी को नहीं, उसके पीछे उस स्टोर रूम के दरवाजे को देख रहे थे। परेश भाई, आप ठीक तो हैं? परेश भाई हंसते हुए कहते हैं, घर खाली कहाँ है? मिन्नी कहती है, मतलब? परेश भाई कहते हैं, मतलब मैं हूं ना यहाँ, अब तुम भी हो, घर खाली नहीं है। ओह अच्छा, लेकिन पानी और लाइट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? घर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक चीज याद रखना, वो स्टोर रूम मत खोलना, समझी? हरगिज नहीं खोलना। वहाँ जो सामान है मैं अगले हफ्ते शिफ्ट करवा दूंगा। स्टोर रूम को क्यों नहीं खोलना? मैं समझी नहीं कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। मिन्नी यह सुनकर थोड़ा डर गई। हालांकि वो मन में सोच रही थी कि ये घर ना ले, पर यह घर काफ़ी अच्छा था और बीच के पास घर मिलना तो एक सपना सा ही था उसके लिए। और वैसे भी एक बार घर मिल जाए फिर तो परेश से उसे मिलने ही नहीं पड़ेगा। अगले ही दिन सारा पेपर वर्क हो गया और मिन्नी घर में शिफ्ट भी हो गई। वो काफ़ी खुश थी। घर में शिफ्ट होते ही उसे एक नई सी खुशी और उम्मीद सी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अब आगे सब कुछ ठीक होगा। अगले हफ्ते वो स्टोर रूम भी खाली हो जाएगा और जो सामान अभी बाहर पड़ा है वो भी उसमें फिट हो जाएगा। स्टोर रूम से लगा हुआ एक दरवाज़ा था जिससे एक छोटी सी बालकनी खुलती थी। स्टोर रूम खोलने के बाद वो उस बालकनी को कुछ अच्छे से सजाने वाली थी। जिस स्टोर रूम की परेश भाई बात कर रहे थे, उसका दरवाज़ा काफ़ी अजीब सा था और जब भी मिन्नी उसको देखती थी तो एक अजीब सी रोशनी जैसे उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। पता नहीं क्यों जब भी वो उस दरवाजे को देखती उसे खोलने का मन करता, पर फिर उसे परेश भाई की बात याद आती और वो अपने आप को फिर से रोक लेती। मिन्नी ने संडे को रात में एक पार्टी रखने की सोची, अपने नए घर की खुशी में। उसने सोचा कि वो पार्टी की खुशी में घर को अच्छे से सजाएगी और बालकनी में भी बैठने के लिए कुर्सियां डाल देगी, ताकि जो लोग स्मोकिंग करना चाहें वो बालकनी में कर सकें। रूम को सजाते वक्त पता नहीं क्यों उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो स्टोर रूम के पीछे वाली बालकनी भी यूज़ करे। उसने सोचा, बस एक ही रात की तो बात है, कल फिर से सारा सामान बाहर लगा दूंगी और अंदर का सामान कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मिन्नी ने तय कर लिया कि वो पीछे वाली बालकनी भी खोल लेगी, सिर्फ उस पार्टी की रात के लिए। उस स्टोर रूम का दरवाज़ा काफ़ी पुराना और लोहे का था। पहले मिन्नी ने उसे खोलना चाहा, पर वो कुंडी ज़रा सी भी नहीं खुली। वो थोड़ा तेल डालकर कुंडी को खोलने लगी तो एक तेजी सी पतली सी आवाज़ के साथ वो कुंडी खुलनी शुरू हो गई। कुंडी खुलते ही कुछ आवाज़ सी उसे आ रही थी। मिन्नी स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर काफ़ी सामान पड़ा हुआ था और थोड़ी धूल भी थी।
स्टोर रूम में अंधेरा था, पर एक रोशनदान होने की वजह से अंदर थोड़ी रोशनी थी। कुछ टूटी कुर्सियां, कुछ बक्से और भी काफ़ी सामान वहां पड़ा हुआ था। अंदर आते ही मिन्नी को अपने कानों में थोड़ी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। मिन्नी ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसने जो देखा वो देखकर जैसे वो खड़ी की खड़ी रह गई हो। दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी, जिस पर एक पुरानी फूलों की माला टंगी हुई थी, और वो तस्वीर थी परेश भाई की। फोटो के नीचे लिखा था, परेश दूधिया, 1955 से 1995। मतलब परेश भाई की मौत 1995 में हुई थी। पहले तो वो एकदम डर गई। उसने फोटो को ध्यान से देखा। वो फोटो परेश भाई का ही था, और वो अब डर के मारे कांप रही थी। वो जैसे ही कमरे के बाहर जाने लगी, तभी जोर से दरवाजा बंद हो गया। अब स्टोर रूम में थोड़ा अंधेरा हो गया था, पर पता नहीं कैसे हल्की सी एक लाल रोशनी स्टोर रूम में फैल गई। अचानक मिन्नी के सामने जो हुआ उसे देखकर मिन्नी के होश उड़ गए। उस लाल लाइट में हल्का सा धुआं हुआ, हवा में रुक गया और धीरे धीरे एक शरीर का रूप लेने लगा। उसने देखा वो परेश भाई का चेहरा था, पर पूरी तरह से कटा पिटा और कागज जैसा सफेद। पूरे चेहरे पर चाकू जैसे घाव थे। मिन्नी अब सर से पांव तक पसीने में डूब चुकी थी। वो डरते हुए बोली, परेश भाई, आप तो। परेश भाई बोले, तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुमको मना किया था ना उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलने के लिए। परेश भाई ने अपने हाथ से इशारा किया। मिन्नी ने उस तरफ देखा तो वहां 5 कंकाल रखे हुए थे। कंकाल हैं ये लोग। मिन्नी बोली, सॉरी, मैं चली जाऊंगी यहां से। परेश भाई बोले, इन बेचारों ने भी स्टोर रूम खोला था, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। अब तुम भी हमेशा के लिए इस कमरे में कैद होगी। ऐसा कहते ही परेश भाई गायब हो गए। कमरे के दरवाजे खिड़कियां भी गायब हो गए। पूरा अंधेरा छा गया। मिन्नी चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बस हाथों से ढूंढती रही कि कोई दरवाजा या खिड़की मिले, मगर उसके हाथ लग रहे थे तो बस उस कमरे की दीवारें। कुछ दिनों बाद पुलिस जब लापता मिन्नी की छानबीन करने उस घर में पहुंची, तो उन्होंने देखा वो घर पूरा वीरान था और बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रह रहा हो। ताला तोड़कर अंदर देखा तो घर में उन्हें मिन्नी का सभी सामान पड़ा हुआ मिला। उस स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा सारी दीवारों पर खून और खरोंचने के निशान थे, और कमरे के बीच में पड़ा था मिन्नी का मुर्दा शरीर। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।